हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में परमाणु संरचना में अपन ने पढ़ा था जो रदरफोर्ड का ग्रह्य मॉडल है उसकी बात अपन ने कर दी थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड के ग्रह्य मॉडल के बाद उसकी कमी के बारे में अपन देख रहे थे, तो एक बार वापस देख लेते हैं रदरफोर्ड की कमी क्या थी। उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक है। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रयोग था अपन ने देखा था, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ये जो है इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है। क्या होता है? आवेशित कण होता है। और इसमें आवेशित कण में मैक्सवेल एक अपने पास साइंटिस्ट था, तो मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने ये कहा था कि जब भी कोई आवेशित कण त्वरित होता है, ठीक है, गति करता है, तो ये क्या करेगा, लगातार अपनी ऊर्जा को कम करेगा, लगातार इसकी ऊर्जा में कमी आएगी। और मैक्सवेल के अनुसार ऊर्जा में ये जो कमी आती है ना, ये आती है भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ठीक है। कि ऊर्जा में ये जो कमी आती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, एक आवेशित कण है, और कोई भी आवेशित कण क्या करता है, जब भी त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होने की वजह से, ठीक है ना, और ये जो तरंगे हैं, ये जो उत्सर्जित होती है, ये एक टाइप की ऊर्जा होती है, और इनकी जो ऊर्जा है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इनको अपन बेसिकली रेडिएशन बोलते हैं ना। रेडिएशन के फॉर्म में ये लगातार क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, विकिरण के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। जैसे पढ़ते हैं ना, रेडियो एक्टिव, रेडिएशन फैलता है रेडियो एक्टिव पदार्थों से, तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। और अगर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इसकी खुद की एनर्जी लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कम। तो फाइनली क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में आके गिर जाएगा। और इसको गिरने 10⁻⁸ सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, ठीक है ना, इतना कम समय इसको लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो एक परमाणु में, एक नाभिक में अगर इलेक्ट्रॉन आके गिर गया तो इसका मतलब अपना परमाणु तो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। मॉडल था ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता था, ठीक है ना, इसकी ये कमी थी। तो हालांकि इसकी कमी को आगे दूर किया किसने, बोर ने, ठीक है ना, नील्स बोर ने इसको दूर किया था। तो उसकी बात बाद में करेंगे अपन। पहले अपने पास एक नया वर्ड आया, क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको अपन, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद बोहर मॉडल की तरफ अपन आएंगे, ठीक है ना। बोहर का जो परमाणुिक मॉडल है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोहर मॉडल जो है वो पढ़ने से पहले विद्युत चुंबकीय तरंगे अपन क्यों पढ़ रहे हैं, बोहर मॉडल में इसको काम में लेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग लेंगे, ठीक है ना, इनकी एनर्जी वगैरह जो भी है, तो इनको अपन बोहर मॉडल में काम में लेंगे, ठीक। तो देखना सर, अपने पास वर्ड आया विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं तरंग के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे, तरंग पढ़ेंगे। तरंग को अपन बोलते हैं भाई इंग्लिश में वेव, ठीक है ना। तो वेव्स पढ़ेंगे, यानी तरंग बहुवचन हो गया ना, तरंगे। तो तरंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखना, तरंग या तरंगे किसको बोलते हैं, क्या होती है, वेव्स, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास क्या है, एक रस्सी है, तो रस्सी को सामने दीवार पर बांध दिया है, और मैंने क्या किया, उसको ऐसे हाथ से झटका दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो कि भाई जैसे ही झटका अपन ने दिया, तो झटका देने का मतलब है आपने रस्सी के इस छोर को एक टाइप से एनर्जी दी है, इसको ऊर्जा दी है, और फाइनली ये ऐसे चलती हुई कहाँ जाएगी, उस दीवार पर जाके टकराएगी। ये जो ऊर्जा है चलती हुई पर जाके टकरा जाएगी, ठीक है ना। तो ऊर्जा को आपने इस सिरे से, रस्सी के इस सिरे से उस छोर पहुंचा दिया है, ठीक है। और ये ऊर्जा किस फॉर्म में गई है, ये कुछ ऐसे चलती गई है, ये ऊर्जा गई है तरंग के रूप, ठीक है ना। तो ये जो झटका है, ये यहां से वहां तक किस रूप में पहुंचा, ये झटका यहां से यहां पर और तक जो है वो तरंग के रूप में पहुंचा है। तो तरंगे बेसिकली कुछ नहीं है, ऊर्जा को स्थानांतरित करने का एक माध्यम होती है, या आप यूं भी बोल सकते हो तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक है। अगर किसी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, तो आप क्या करो, उस ऊर्जा को तरंग के रूप में बदल के एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हो, ठीक है ना। जैसे अपन क्या करते हैं, पत्थर लिया और पानी में मार दिया, तो पत्थर लिया, पानी में मारा, तो पानी से लहरें निकली, तो वो लहरें कुछ नहीं है, एक प्रकार की तरंगे ही है।
कि पत्थर की काइनेटिक एनर्जी जैसे ही पानी को मिलती है तो पानी में लहरें उत्पन्न होती है, वो लहरें जो है वो लगातार जो है वो क्या होती है, पानी किनारे की तरफ संचरित होती रहती है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में बदल गई, तरंग ऊर्जा में बदल गई। मैं लगातार बोल रहा हूँ तो ये भी क्या है, तरंग ही है, ठीक है ना। एक प्रकार से तरंग ही है कि मेरी जो एनर्जी है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप से ध्वनि ऊर्जा में लगातार कन्वर्ट हो रही है ना। तो तरंगे जो है वो एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है, या यूं कह दो कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने का एक माध्यम है, ठीक है। तो ये तो अपने पास तरंग की बेसिक डेफिनेशन हुई है। अब अगर किसी तरंग को अपन बनाए तो इसको अपन कुछ यूं बना सकते हैं, देखना जरा, किसी भी तरंग को अपन कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने तरंग को बनाया है, दो तरंगे बनाई है, ये जो डायरेक्शन है ये है भाई संचरण संचरण की दिशा, ठीक है ना। अपनी तरंग जो है वो इस दिशा में जा रही है, तरंगे बनाई, संचरण की दिशा, इस दिशा में तरंग जा रही है। यहां अगर बात करें तो यहां से लेकर यहां तक जो है ये एक तरंग काउंट होगी, और फिर यहां से लेकर यहां तक दूसरी तरंग काउंट होगी, ठीक है ना। ये जो अपने पास डिस्टेंस है, ये एक जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। जो ऊपर वाला है इसको अपन बोलते हैं श्रृंग, क्या बोलेंगे, श्रृंग। और नीचे वाला जो है इसको अपन बोलेंगे गर्त, ठीक है, श्रृंग और गर्त, ठीक है। फिर इसके बाद में अगली जो चीज है एक श्रृंग, ये माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से श्रृंग या माध्य स्थिति से गर्त, ये जो डेप्थ होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस ले लो, चाहे तो चाहे ये वाली डिस्टेंस ले लो, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं भाई आयाम, ठीक है। ये किसी भी तरंग का आयाम होता है। ये तरंग के बारे में कुछ बेसिक से वर्ड है जो अपन को क्या करने भाई ध्यान में रखने, ये सारे वर्ड जो है वो ध्यान में रखने, क्योंकि आज के बाद में जब की कहीं बात आएगी या एनर्जी की बात आएगी तो ये बेसिकली पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगली चीज आती है वो जिसको बोलते हैं अपन तरंग धैर्य, ठीक है, ठीक है। देखना जरा कि यहां से लेके और यहां तक ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसको अपन बोलते हैं तरंग धैर्य। और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल मैंने लगाया है इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, ध्यान से है ना, ये जो सिंबल बना रहा हूं इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। और ये तरंग धैर्य को प्रदर्शित करने का काम करता है, यानी अब के बाद में जहां पर भी ये लैम्डा बना हुआ देख समझ जाना कि ये तरंग धैर्य का मतलब नहीं है एक लंबाई है। तरंग धैर्य का मतलब क्या होता है, एक तरंग की लंबाई, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, तो तरंग की लंबाई है ना, यानी एक श्रृंग और एक गर्त से एक तरंग, पूरी तरंग बनती है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है तरंग लंबाई अपने पास होगी, जिसको तरंग धैर्य बोलेंगे, है ना। या बोल दो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया एक श्रृंग, ये एक श्रृंग, ठीक है, दो क्रमागत श्रृंग, दो लगातार कंटिन्यूअस दो श्रृंग जो है लगातार, पहला श्रृंग यहाँ आया दूसरा श्रृंग यहाँ है, तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको भी तरंग धैर्य बोल सकते हैं। यानी ये और ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, दोनों लंबाइयां बराबर है, चाहे इसको ऐसे नाप लो चाहे इसको ऐसे नाप लो, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, आप ये भी बोल सकते हो कि दो क्रमागत गर्त के बीच में, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, दो क्रमागत गर्त हो गई है, तो दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, तरंग धैर्य। समझ गए बात को। अपने पास जो है लैम्डा, इसको क्या बोलेंगे भाई, तरंग धैर्य, ठीक है। देखो जरा, फिर इसके बाद में जो अपने पास अगली चीज आती है, तरंग धैर्य अपन ने देख ली, ठीक है ना। अब देखो कुछ टर्म्स है वो अपन देख लेते हैं, देखना कि पहला अपन ने देखा, ठीक है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, ठीक है, शायद मैंने सही लिखा है, वेवलेंथ, है ना, लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं, तरंग धैर्य, ठीक है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग धैर्य क्या होती है, तो अपन ने कहा कि दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी, ठीक है, या दो
क्रमागत स्ट्रंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे क्या, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ठीक, अब वेवलेंथ के बाद में अगर देखें तो एक तरीके से वेवलेंथ क्या होती है, दूरी तो होती है, और दूरी की जो यूनिट है तो इसकी इकाई आपको ध्यान में रखनी है। तो जितनी भी लेंथ की यूनिट्स होती है, लंबाई की जितनी भी अपने पास इकाइयां होती है, वो सारी इकाइयां तरंग दैर्घ्य की हो सकती है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का मतलब एक तरंग की लंबाई से ही तो हो गया ना। तो लंबाई की जितनी भी यूनिट है वो सारी की सारी तरंग दैर्घ्य की यूनिट्स हो सकती है। जैसे अगर बात करें अपन, जैसे सेंटीमीटर हो गया, अपन तरंग दैर्घ्य को सेंटीमीटर में माप सकते हैं किसी भी तरंग की लंबाई को, है ना। नैनोमीटर हो गया, ठीक है, एंगस्ट्रॉम हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है, सारी की सारी जितनी भी लंबाइयों की यूनिट है वो सारी की सारी जो है वो तरंग दैर्घ्य की यूनिट हो सकती है। पहला अपने पास तरंग से रिलेटेड वर्ड है तरंग दैर्घ्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर या सबसे ज्यादा तो इसी में काम में आता है, फिजिक्स में भी बहुत काम में आता है। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब के बाद में जहां पर भी लैम्डा लिखा हुआ देख लो तो लैम्डा का मतलब क्या होगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, फिर इसके बाद में जो दूसरा वर्ड है अपने पास वो है भैया आवर्ती। ठीक, आवर्ती, आवर्ती को इंग्लिश में अपन बोलते हैं भाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी या आवर्ती इसको अपन प्रदर्शित करेंगे भाई इस सिंबल से, है ना। जो V है उसको ऊपर से थोड़ा सा क्या कर दो, टेढ़ा कर दो, तो इस सिंबल को अपन बोलेंगे न्यू। क्या, न्यू। ठीक है ना, तो इस सिंबल को अपन बोलते हैं न्यू। तो देखना जरा, आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इसके लिए अपन बोलते हैं कि भाई एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक, पॉइंट है, और एक सेकंड में जितनी तरंग इस पॉइंट को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, इस पॉइंट से क्रॉस करेगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। कि एक पॉइंट से जो है, जैसे ये 3 तरंगे क्रॉस कर रही है तो आवर्ती हो गई इसकी 3 तरंग पर सेकंड। ठीक है ना, एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जितनी तरंगे इसको क्रॉस करती है उसी को क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें मैं लिखूंगा क्या, किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या, ये क्या होती है भैया, आवृत्ति होती है। कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में जितनी तरंगे निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। एक चीज देखना कि तरंग लंबाई जितनी ज्यादा हो, क्या है कि तरंग की लंबाई जितनी ज्यादा होगी आवृत्ति उसकी उतनी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि भाई देखो, एक तो अपने पास कोई बड़ी तरंग है, ठीक है, इस पॉइंट को क्रॉस, एक अपने पास क्या भाई छोटी सी तरंग है और इस पॉइंट को क्रॉस करना है, तो छोटी तरंग बेसिकली क्या करेगी, जल्दी क्रॉस होगी। तो तरंग लंबाई कम तो आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको ज्यादा तरंगे एक सेकंड में क्रॉस कर पाएगी। तो इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आवृत्ति है ये तरंग लंबाई दोनों के साथ कैसा रिलेशन आएगा, तरंग लंबाई और आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन आएगा। आवृत्ति जो है वो तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य है। तरंग लंबाई का मतलब तरंग दैर्घ्य जो है वो जहां पर भी लिखो समझ जाना कि एक तरंग की लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो आवृत्ति जो है वो तरंग लंबाई की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। और यहां से अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो न्यू इज इक्वल टू अपने पास आएगा भाई सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, जब भी अपन प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट क्या, सी, और सी जो है वो यहां पर है भाई तरंग का वेग, तरंग का वेग। समझ गए बात को, ये कांस्टेंट रहेगा। किसी भी एक प्रकार की तरंग, भी प्रकार की तरंग है पर्टिकुलर, उसका वेग जो है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब बेसिकली क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो शुरू में अपने पास वर्ड आया था क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो अपन ये जो तरंगों की बात कर रहे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात अपन इस चैप्टर में करेंगे, बाकी किसी भी तरीके की वेव्स जो है वो इस चैप्टर पे अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, बाकी आप जो है तरंगों के बारे में ज्यादा डिटेल में फिजिक्स पढ़ोगे। तो यहाँ अपन केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे। तो एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जितनी भी होती है उन सब का वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। ठीक है, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है वो कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाए किसी प्रकार की, एग्जाम्पल अभी अपन देखेंगे कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंग, बार बार अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ
तो आखिर कौन सी तरंगे होती है जिनका नाम अपन ने सुन रखा है और विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल होती है, तो देखना जरा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है हमेशा उसका वेग कितना होगा, इतना ही होगा। कभी भी क्वेश्चन में आपको जो है वो ये वेग नहीं देगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश के वेग के बराबर की कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा प्रकाश के वेग से गति करती है, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये हो गया। आवर्ती का मतलब क्या बताया मैंने, आवर्ती ये रिलेशन जो बता रहा हूँ, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्या आते हैं भाई, क्वेश्चन आते हैं, न्यू इक्वल टू c/λ। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले इक्वेशन में दो चीजें अपने पास क्या है, अननोन है। एक तो लैम्डा है, दूसरा न्यू फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें क्या है, अननोन है, ठीक है ना। कोई एक चीज अपने पास होगी, दूसरी चीज आपको पूछेगा, ठीक है ना। अब एक चीज इसमें यूनिट की अगर बात करें अपन, इसकी इकाई क्या होगी, तो आपको दो इकाइयां ध्यान में रखनी है। एक तो इसकी इकाई होती है भाई साइकिल पर सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड, ठीक है। और दूसरी इकाई इसकी होती है हर्ट्ज। जो हर्ट्ज है वो ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना। या इसको जो है डायरेक्टली अपन इसको सेकंड इनवर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइकिल पर सेकंड हो गई, या सेकंड इनवर्स, या हर्ट्ज। ये अपने पास इसकी क्या हो गई भाई, फ्रिक्वेंसी यानी आवर्ती की इकाइयां हो गई, ठीक है ना। एक सेकंड में जितने, एक बिंदु को जितनी तरंगे क्रॉस करती है उसी को क्या बोलेंगे अपन, तरंग बोलेंगे, वेव बोलेंगे। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है, सिंपल सा काम है। तो दो चीजें अपन ने देख ली, एक तो देख ली आवर्ती, एक अपन ने देख ली तरंग दैर्ध्य। तीसरी चीज अपने पास है तरंग का वेग, है ना, तरंग का वेग। तो तरंग के वेग की बात कर ली। विद्युत चुंबकीय तरंगों के केस में जो वेग है वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के केस में। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, वेग आपको कभी देगा नहीं, आपको डायरेक्टली दिमाग में रखना है। इस चैप्टर में तो खासकर 3 × 10⁸, ये तरंग का वेग। चौथी चीज की बात करते हैं, किसी भी तरंग के बारे में जो पॉइंट्स हैं जो अपन को क्या करना है, ध्यान में रखने हैं। तो 3 के बाद चौथी चीज की बात करते हैं। चौथी चीज अपने पास होती है भाई तरंग संख्या। क्या, तरंग संख्या। और तरंग संख्या को न्यू और इसके ऊपर एक डंडी लगा दो जिसको बोलेंगे बार। तो न्यू बार से इसको प्रदर्शित करेंगे, क्या, न्यू बार। मेरे साथ बोलो, न्यू बार, ठीक है। तो तरंग संख्या न्यू बार, वेव नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वेव नंबर, ठीक है। अब तरंग संख्या क्या होती है, तो तरंग संख्या जो है वो बेसिकली दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी ये लैम्डा का अपोजिट होता है। 1/λ जो है उसको क्या बोलते हैं, तरंग संख्या है। अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश तो एक एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, तरंग संख्या। एकांक लंबाई में, जैसे 1 मीटर में कितनी तरंगे हैं, 1 सेंटीमीटर में कितनी तरंगे हैं, 1 नैनोमीटर में कितनी तरंगे हैं, तो एक एकांक लंबाई में तरंग की संख्या को क्या बोलेंगे, तरंग संख्या बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो न्यू बार, जैसे इसकी यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो इसको मेजर कैसे करेंगे। इकाई के लिए देखना जरा, 1/λ अगर आपको दे दिया है तो 1/λ का मतलब लैम्डा की यूनिट क्या बताइए, ये रही सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर। तो इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो जैसे सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, नैनोमीटर इनवर्स आ गया, एंगस्ट्रॉम इनवर्स आ गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, अपने पास तरंग संख्या की इकाइयां। तो तरंग संख्या का मतलब प्रति इकाई लंबाई में जितनी तरंगे होती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, तरंग संख्या बोलेंगे। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, तरंगों के बारे में, कि किसी भी प्रकार की तरंग की स्टडी अगर अपन को, ये 4 चीजें अपन के पास होनी चाहिए। और इन चारों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास तरंग दैर्ध्य। समझ गए बात को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य है, इनमें से चारों चीजें आप बता सकते हो। तरंग का वेग तो खैर अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो वेग जो है वो तो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो बची अपने पास दो चीजें, एक तो तरंग संख्या, एक अपने पास फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें अगर अपने पास वो है, लैम्डा है, तो अपन कैलकुलेट कर। फिर इसके बाद में तरंग की स्टडी करने के लिए कम से कम लैम्डा अपने पास होनी चाहिए। श्रृंग हो गया, आयाम हो गया, गर्त हो गया। संचरण की दिशा क्या होती है, संचरण की दिशा जो शुरू में मैंने इस डायरेक्शन में दर्शाई है, संचरण की दिशा का मतलब क्या है, दिशा में अपनी तरंग आ रही है, जिस दिशा में अपनी तरंग गति कर रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, संचरण की दिशा बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो आ गई अपने पास तरंगे, ठीक है। फिर तरंगों के बाद में अपन बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कैसे आता है वो तो अपन एक साथ देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो देखना जरा, तरंग का मतलब क्या होता है भाई, तरंग का मतलब बेसिकली ये तरंगे जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप होती है। ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए अपन उसको
तरंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तरंग के रूप में कन्वर्ट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा ही है। और विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है? ये भी ऊर्जा ही होगी। तो देखना जरा विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इंग्लिश में भी ध्यान में रखना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में अपन बोलेंगे EM वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स। ठीक है, देखना जरा क्या होती है भाई ऐसी तरंगे। बेसिकली तरंग का मतलब अपन ने देखा एक प्रकार से ऊर्जा, कि एक ऊर्जा को दूसरी जगह तक अपन को स्थानांतरित करनी है, तो एक प्रकार की ऊर्जा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब देखना जरा क्या होता है। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मैंने मान लिया कि अपनी जो तरंग है वो एक्स दिशा में आ रही है, यानी ये संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, ठीक है, एक्स की तरफ जा रही है। ये हो गई वाई एक्सिस, और तीसरी एक्सिस भी बना रहा हूं, काम में आएगी जेड एक्सिस। ठीक है, ये अपने पास तीनों एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। ठीक, अब देखो कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे, तरंग का मतलब ऊर्जा, और अब ऊर्जा कौन सी होगी? एक तो विद्युत ऊर्जा होगी और एक कौन सी ऊर्जा होगी? चुंबकीय ऊर्जा होगी। यानी ऐसी तरंगे जो एक साथ दो प्रकार की ऊर्जा को कैरी करे, एक साथ दो प्रकार की ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करे, या ऐसी तरंगे जिनमें दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, कौन कौन सी? विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, उनको अपन बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, दोनों ऊर्जाओं को एक साथ कैरी करेगी। ठीक है, तो अब देखना जरा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब है दोनों प्रकार की ऊर्जा एक साथ चलेगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मान लो ये मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को बनाने की कोशिश कर रहा हूं बोर्ड पर, कि अगर बोर्ड पे बनाएंगे तो कैसा ऑब्जर्व होगा, कि ये जो मैंने बनाया है ये मान लो विद्युत तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो विद्युतीय घटक है ना, विद्युत ऊर्जा वाला, क्योंकि दो प्रकार की तरंगें एक साथ चलेगी, ये तो एक ही प्रकार की तरंग हुई है। ठीक है, तो ये जो घटक बना रहे हैं ये विद्युतीय ऊर्जा है ना, विद्युतीय घटक, विद्युत क्षेत्र, ये तो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ कैरी करती है, दोनों प्रकार की ऊर्जा इसमें जो है वो एक साथ चलेगी, तो विद्युत क्षेत्र हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र देखना जरा कि चुंबकीय क्षेत्र, इसमें इसकी खास बात, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इसको अपन कुछ यूं बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र हुआ, ठीक है, तो ये जो घटक आप देख रहे हैं जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ये कौन सा घटक हुआ? ये इसका है चुंबकीय घटक। ठीक है, जो ग्रीन वाला जो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, है ना, तो जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है ये कौन सा है? ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। या थोड़ा अगर लाइट हो गया है तो मैं इसको जो है वो दूसरे मार्कर से बना देता हूँ, रेड से बना देता हूँ, देखना जरा। अब दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो घटक आप देख रहे हो पर्टिकुलरली, ठीक है, जो z डायरेक्शन में है, ठीक है, जो z डायरेक्शन में है, ये कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस टोटल जो है वो साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को ये एक साथ कैरी करती है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, देखना इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र है वो तो है y डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो z डायरेक्शन में, और संचरण की दिशा किधर है? x डायरेक्शन में। क्वेश्चन ये आएगा आपको, जो है ये पूछेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा, तो यही ध्यान में आपको ये रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में
विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की दिशा, ये तीनों चीजें एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। ये संचरण की दिशा अगर इस दिशा में जा रही है, ठीक है, तो इसका विद्युत क्षेत्र जो है y डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र z डायरेक्शन में है, तो संचरण किधर होगा, x डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में और चीजें जो ध्यान में रखनी है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एवं संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, ठीक है, वो ये है कि भाई कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, ठीक है, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, अभी अपन एग्जांपल देखेंगे, तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा इनका वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा, वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा, यानी हमेशा v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाए हमेशा प्रकाश के वेग से गति करेगी, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट जो है वो अपन को ध्यान में रखना है कि इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, यानी कि निर्वात में भी ये संचरित हो सकती है, ठीक है, किसी प्रकार के कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए अपन बोलते हैं कि भाई वायुमंडल का होना जरूरी है, ठीक है, इनके संचरण के लिए किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, वायुमंडल नहीं चाहिए, है ना। जैसे स्पेस में डायरेक्टली अपन बोल के बात नहीं कर सकते, ठीक है, जो स्पेस के जो भी एयर क्राफ्ट होते हैं ना, उनमें जो है वो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, इसके बाद डायरेक्टली बोल के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेस में जाएं तो वहां पर डायरेक्टली बोल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए अपन को वायुमंडल की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनके संचरण के लिए किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बेसिकली अभी के लिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ठीक है। फिर आप कहोगे कि ठीक है सर, हमें गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताओ ताकि ये चीज जो है वो जल्दी से क्लियर हो। तो एग्जाम्पल देखना कि डेली लाइफ में अपन कहाँ कहाँ आपने नाम सुना है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो आपने नाम सुना होगा गामा किरणें, ठीक है, छोटी क्लासों में सुना होगा भाई गामा किरण, 3 प्रकार की किरणें निकलती है रेडियो एक्टिव पदार्थों से, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। तो अल्फा किरणें तो कुछ नहीं होती है, जो अपन ने पहले पढ़ा है ना, क्या, हीलियम का नाभिक, पुरानी क्लास में अपन ने पढ़ लिया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अपन ने पढ़ा था। तो वो अल्फा कण जो है उसी को अपन अल्फा किरणें बोलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो गामा किरणें होती है, ठीक है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकार है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणों में से एक होती है, अपनी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो किसका, विद्युत चुंबकीय तरंगों का है। फिर देखना अल्फा किरणों के बाद में आपने नाम सुना होगा एक्सरेज, एक्स किरणें, ठीक है, एक्स किरणें, एक्सरे जिसको बोलते हैं ना, एक्सरेज, ठीक है। भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है एक्सरे करवा लो, तो वो जो एक्सरे है एक प्रकार की किरणें होती है जो अपनी बॉडी पर डालता है, ठीक है ना। तो जो एक्सरे होती है वो भी इनका ही एक प्रकार है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक प्रकार है, उसमें भी विद्युतीय और चुंबकीय ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं एक साथ चलती है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास आपने नाम सुना होगा अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोकने का काम कौन करता है, ओजोन परत काम करती है, जिसके क्षय से अपन बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो भी एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है। फिर इसके बाद में अपने पास आती है भाई जिसको अपन बोलते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। अब देखना कि दृश्य प्रकाश मतलब है जो नॉर्मल सनलाइट है या किसी भी बल्ब से निकलने वाले प्रकाश है, किसी ट्यूबलाइट से निकलने वाला प्रकाश है, उस दृश्य प्रकाश आता है। नाम सुना होगा आपने
विबज्योर, ठीक है। दृश्य प्रकाश के जो है वो 7 घटक होते हैं, 7 घटकों से मिलकर बना होता है विबज्योर से। तो ये जो है ये विद्युत चुंबकीय, आपको ये तो पता ही है, दृश्य प्रकाश के बारे में जानते हैं अपन। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक प्रकार है, यानी जिस नॉर्मल लाइट की बात अपन करते हैं ना, वो एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती है। समझ गए बात को। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड कितनी, वही प्रकाश के वेग के बराबर की। प्रकाश का वेग अपन को पता है, ठीक है ना। तो दृश्य प्रकाश विबज्योर जो है, जो नॉर्मल लाइट होती है, वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में जो है अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, ये भी क्या होती है भाई, इनको इंग्लिश में बोलते हैं भाई इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो ये जो है अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगे, ठीक है, ये कहाँ कहाँ में लेते हैं। तो देखो जरा, ये जो टीवी का रिमोट होता है जिससे चैनल चेंज करते हैं, तो उससे जो वेव्स निकलती है ना, वो इंफ्रारेड की कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। उससे जो निकलती है तरंगे वो इंफ्रारेड होती है। इसके अलावा ब्लूटूथ, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करते हैं, वाईफाई, ठीक है, इनका जो सिग्नल होता है ये भी इंफ्रारेड की कैटेगरी में ही आता है। इसके बाद में अपने पास जो अगली है, इंफ्रारेड के बाद में, अब किरणों के बाद में जो नेक्स्ट आता है ना, वो आता है भाई माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, हिंदी में बोलते हैं इसको सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। ये कहाँ काम में आता है, ये सारे अपन देख रहे हैं, अपन जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, ये काम में आती है। तो माइक्रोवेव ओवन का नाम आपने सुना होगा, है ना, जिसमें खाना गर्म करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो है वो बेसिकली इन्हीं माइक्रोवेव पर काम करता है, ठीक है ना। इन माइक्रोवेव तरंगे जो है वो लगातार उत्सर्जित होती है, और तरंगे क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके अपना खाना जो है वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव जो है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसके बाद में अपने पास आता है भाई रेडियो वेव। रेडियो वेव, जो रेडियो सिग्नल होता है, नाम सुना होगा ना आपने एफएम का, जो सुनते हैं सीकर एफएम, ठीक है। तो फिर इसके बाद में एफएम हो गया, एएम हो गया। एफएम का मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड जो है इंग्लिश में, आयाम जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाले जो डिस्टेंस है इसको आयाम बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम है, एएम है, रेडियो वेव है, जितनी भी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो किसके अपने पास, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है वो आपने समझा होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग, मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब जो भी एनर्जी को कैरी करती है, जो भी ऐसी चीज जो ऊर्जा को क्या करेगी, कैरी करेगी, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, उनको तरंगे बोलते हैं, या तरंगे ऊर्जा का ही एक प्रारूप है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब 2 प्रकार की ऊर्जा एक साथ संचरित होती है, ठीक है। 3 चीजें, संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये तीनों चीजें एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होंगी। वेग इनका हमेशा प्रकाश के वेग के बराबर होगा, किसी प्रकार का कोई माध्यम के लिए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। फिर देखो जरा आगे चलते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, ये जो एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं, ठीक है, अब क्योंकि तरंगे जो है वो क्या होती है भाई, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। कोई भी तरंग जो है वो ऊर्जा का ही एक प्रारूप है, और किसी तरंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ की तरंग दैर्घ्य होगी। आप यूं समझ लो कि अगर आपको किसी भी तरंग के बारे में पढ़ना है तो आपको क्या चाहिए, उसकी तरंग दैर्घ्य चाहिए, ठीक है। अगर अपने पास तरंग दैर्घ्य या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, इन दोनों में से कोई एक चीज है तो अपन तरंग के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी तरंगे हैं, अगर अपन क्या करें, इनको इनकी वेवलेंथ या फिर आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो अपन को क्या क्रम मिलता है, ये चीज देखना कि भाई गामा किरणें, गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, मैं इनको अरेंज कर रहा हूं लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इनको अरेंज कर रहा हूं। फिर इसके बाद में आता भाई अल्ट्रावायलेट रेज, फिर अपने पास आता है भाई दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, फिर आता है भाई इंफ्रारेड, ठीक है, फिर आता है माइक्रोवेव्स, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में कौन कौन सी आ गई, एक तो एफएम आ गया, एक एएम आ गया, ठीक है ना। तो ये अपन ने
क्या किया, अरेंज किया है किसके ऑर्डर में, लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा ना इधर से इधर जाने पर, लैम्डा अगर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लैम्डा बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी, क्योंकि दोनों का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। एक बार रिलेशन बोल के बताना जरा मेरे साथ, क्या था, न्यू इज इक्वल टू क्या आया था, सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। सी क्या है, प्रकाश का वेग कितना होता है भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ये अपने पास जो है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ देखना जरा कि जो दृश्य क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र के 7 घटक होते हैं, कौन कौन से, विबजियोर, ठीक है ना। ये दृश्य क्षेत्र के 7 घटक होते हैं अपने पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। तो ये अपने पास दृश्य क्षेत्र के 7 घटक होते हैं, है ना। अब इनके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनकी तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इनके लिए तरंग दैर्घ्य जो है ये होती है भाई 400 से लेके 750 नैनोमीटर, ठीक है ना, 400 से 750 नैनोमीटर। यानी अपने पास कोई तरंग है, कोई ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 से लेकर 750 तक है की रेंज में है, तो आपको इनमें से कोई ना कोई कलर दिखाई देगा ही देगा। जैसे मान लो कि 400 से लेके यहाँ, अगर इसको अपन मान लो 100 के अंतराल में या 50-50 के अंतराल में इसको क्लासिफाई करें, तो ये जो है वो 400 से 450, ये हो गया 550, ये कितना हो गया 600, 650 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 700, और ये जो है वो 750, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जो है वो या 50-50 के अंतराल में अगर इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे एक आइडिया अपन ले सकते हैं कि भाई 400 से लेकर 450 होगा तो अपन को वॉयलेट कलर दिखाई देगा, ठीक है, या 450 से लेकर 550 के आसपास होगा तो इंडिगो कलर दिखाई देगा। ऐसे अपन एक आइडिया लगा सकते हैं, यानी 400 से लेकर 750 नैनोमीटर की कोई भी अपने पास तरंग आए, विद्युत चुंबकीय तरंग आए, तो वहां आपको उस तरंग के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई कलर दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज अपन को दिखाई देती, कोई भी तरंग अगर अपन को दिखाई दे रही, कोई भी कलर अपन को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि उसकी वेवलेंथ 400 से 750 के बीच में। इसके अलावा अगर इधर कोई भी वेव आती है या इसके इधर कोई भी वेव आती है, वो वेव कभी भी दिखाई नहीं देगी, यानी कोई किसी प्रकार का कोई रंग अपन को नहीं दिखेगा, ठीक है ना। सारी की सारी अदृश्य होती है। फिर इसके बाद में एक चीज और देखना, अगर इधर से इधर जाएंगे तो इनकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी, ऊर्जा, वो लगातार डिक्रीज होगी। तरंग क्या होती है, प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अगर आप इधर से इधर जाओगे तो यहाँ इनकी एनर्जी जो है वो लगातार क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ऊर्जा लगातार कम होगी। तो गामा किरणें जो है इनकी एक्स किरण, बहुत ज्यादा एनर्जी की किरणें, कि ज्यादा एक्सरेज अपन को नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। अल्ट्रावायलेट आजकल धूप पे खड़ा निकलती है जो हानि, ये दृश्य क्षेत्र। इसके बाद में अल्ट्रावायलेट के इसके बाद की जो रेज है बॉडी को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, अपने लिए हार्मफुल नहीं होती है। इसके आगे की जितनी भी रेज है वो डेली लाइफ में काम में लेते हैं, रोज पर्टिकुलरली काम में लेते हैं, लेकिन ये जो रेज है इनको अपन डेली लाइफ में ज्यादा काम में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना जरा कि इसके बाद जितनी भी है सब में कोई ना कोई ऊर्जा होगी, और ऊर्जा का घटता बढ़ता क्रम आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से ऐसा ही आता है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 ये है, ठीक है, कि इनको जो है वो आपको वेवलेंथ के आपको 4 दे देगा या 5 दे देगा, इनमें से 5 घटक दे देगा, बोलेगा कि इनको वेवलेंथ के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, इनको आवृत्ति के घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, या इनको ऊर्जा के घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, ठीक है ना। अगर अपन क्या करें, इन तरंगों को ध्यान से सुनना, अगर अपन विभिन्न तरंगों को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज करें, बेसिकली ये ऑर्डर जो है वो अपन जब भी अरेंज करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो अगर विभिन्न तरंगों को अपन वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो अपन को जो क्रम मिलेगा, ठीक है, उसको अपन एक वर्ड देते हैं, इसको नाम देते हैं, इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस वर्ड को यहीं पर ध्यान से इसकी डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरंगों को अगर अपन क्या करना है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर या न्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर या एनर्जी के क्रम में अगर उनको अरेंज करें तो जो क्रम मिलता है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी ये आपके सामने जो मैंने क्रम लिखा है इसको अपन बोलेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे भैया, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। मेरे साथ बोलना एक बार, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम,
तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि विभिन्न तरंगों को लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो क्रम, जो सीक्वेंस मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन ईएम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक, तो स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब क्या है, लैम्डा का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अलग अलग तरंगों को अपन को लैम्डा के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। अब देखना जरा क्वेश्चन क्या आएगा। तो एक तो मैंने क्वेश्चन बता दिया कि भाई थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा कि आपको इनमें से 4-5 दे दिया और बोलेगा कि लैम्डा का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, एनर्जी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। फिर देखो अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल जो है वो इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पूछेगा, इस सूत्र पर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा देख लेते हैं, देखना जरा। देखो क्वेश्चन आपको दिया है 120 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित आवर्ती की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दिया है 120 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य 120 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित आवर्ती की गणना कीजिए। ठीक है, आपको आवर्ती पूछी है, तरंग दैर्घ्य दे रखी है, रिलेशन क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, तो सी की वैल्यू तो पता है अपन को 3 × 10⁸, तो सी की वैल्यू तो अपन को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा 3 × 10⁸। ठीक है, ये तो है मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, अब नीचे जो है वो लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा आपको इसमें दिया कितना है 120 नैनोमीटर। अब ये चीज ध्यान में रखना, यूनिट कन्वर्जन हमेशा अपन को ध्यान में रखना है कि इकाई जो है वो समान होनी चाहिए। अगर ये मीटर में ले रहे हो तो ये भी मीटर में होना चाहिए, या ये नैनोमीटर में है तो इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो नैनो का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनो का मतलब 10⁻⁹। तो लैम्डा इज इक्वल टू 120 × 10⁻⁹ मीटर। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ आएगा भाई 120 × 10⁻⁹ और ये मीटर, तो मीटर से मीटर क्या हुआ, कैंसिल हुआ है ना, मीटर पर सेकंड था ना ये, तो वेलोसिटी अपने पास क्या है मीटर पर सेकंड इनटू मीटर, इसके लिए तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर तो आया 10⁻⁷, तो 10⁻16/4 और क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। ये अपने पास क्या आ गई भाई, फ्रिक्वेंसी आ गई, आवृत्ति आ गई। सिंपल सा काम है। फॉर्मूले में 2 चीजें हैं, एक तो आवर्ती, एक लैम्डा, दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में होगी, दूसरी चीज आपको पूछेगा। ठीक है, अब ध्यान केवल एक ही चीज का रखना है, वो क्या है, यूनिट का ध्यान में रखना है कि अगर आप सी का मान, प्रकाश का वेग जो है वो किस में ले रहे हो भाई, मीटर पर सेकंड में ले रहे हो, तो यहाँ लैम्डा जो है वो भी आपको किस में लेना पड़ेगा, मीटर में ही लेना पड़ेगा। समझ गए बात को। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा ही देखना। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित आवर्ती 2 × 10⁻17 सेकंड इनवर्स है, तो लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है लैम्डा का मान, ठीक है ना, और किस में पूछा है, एंगस्ट्रॉम में पूछा है। सिंपल सा काम है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, सी बाय न्यू।
सी का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात 8 और ये कितना है 2 गुणा 10 की घात 17। ठीक, अब देखना जरा, ये आएगा मीटर पर सेकंड में और ये किस में है सेकंड इनवर्स में, तो सेकंड से सेकंड क्या कैंसिल हो गया और ये कितना आएगा 1.5, ये कैंसिल हुआ। तो लैम्डा बराबर अपने पास आया 1.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक, लैम्डा का मान आया किसमें मीटर में, लेकिन भैया अपन को तो मीटर में नहीं पूछा, अपन को तो किसमें पूछा है। तो ये ध्यान में रहनी चाहिए कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, या 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रम, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है ना, उल्टा कर दो इसको, तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो इतने मीटर बराबर तो मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा बराबर 1.5 गुणा 10 की घात -9 गुणा 10 की घात 10 एंगस्ट्रम, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा भाई 15 एंगस्ट्रम। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अपन से पूछ सकता है। दो चीजें हैं अपने पास फॉर्मूले में, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, दोनों में से एक चीज पास होगी, दूसरी पूछेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, कुछ क्वेश्चंस है मॉड्यूल के जो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, टिक करवा रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्लास के लिए आपको करने हैं, नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मॉड्यूल स्टेज फर्स्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको करने हैं स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13, ठीक है, 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन आपको देखने हैं, करने हैं। ठीक है ना, फिर 1 से लेके 13 तक के बाद में, ये तो स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फिर इसके बाद में 5, एक बार ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है, ये ही स्टेज सेकंड ही है, क्वेश्चन नंबर 104, 105, 106 और 107, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको करना है 119, ठीक है, 134, 135, 136, 138, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 146, 147 और 163, 163, ये क्वेश्चन करने हैं। स्टेज थर्ड में आपको एक बार कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, स्टेज फोर्थ में भी आपको एक बार कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने हैं। इनमें से जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि आपके डाउट हो सकता है वो मैं अपने बिहाफ पर आपको क्लास में डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो उसके लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके आगे की क्लास को अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अपन ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बाद में अपन एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें, प्लांक की क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना, तो उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो यहाँ से अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।